हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप सब अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 17th ऑफ जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एज वेल एज जितने भी दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं आने वाले साल में, उन सबको ध्यान में रखते हुए ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर इन करंट अफेयर्स में से कहीं क्वेश्चन पूछे गए तो एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जाएंगे, कैसे आपको फंसाने की कोशिश हो सकती है, किस तरह से घुमाया जा सकता है। एंड अगर कहीं पर मेंस आंसर राइटिंग में आपने इस डाटा का इस्तेमाल करना है जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 किसी भी पेपर में, तो किस तरह से आप इस डाटा का यूज करें ताकि एक इफेक्टिव आंसर आप लिखकर तैयार कर सकें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकें एंड अपना सिलेक्शन ले सकें। इन सारी चीजों को भी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं 17 जनवरी 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। तो पहले समाचार में हम 8th पे कमीशन या फिर 8वें वेतन आयोग के बारे में बात करेंगे, समझेंगे 8वां वेतन आयोग क्या है, क्यों बनाया गया है, सारी चीजें। बट उसके पहले हम लोग न्यूज देखते हैं कि आखिर क्यों हमको 8th पे कमीशन के बारे में बात करनी है। तो समाचार यह है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 8वें पे कमीशन का अपॉइंटमेंट। एंड इस पर्टिकुलर अप्रूवल के साथ ही काफी लंबे वक्त से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की डिमांड थी कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, उस डिमांड को एक तरीके से मान लिया गया है। अब ये 8वां पे कमीशन अपॉइंट होगा एंड फिर ये रिकमेंडेशंस देगा और इसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे फिर केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाहों को बढ़ाया जाएगा। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, इससे 3 लोगों को फायदा होने वाला है। सबसे पहले तो जो लगभग 50 लाख के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको फायदा होगा। 65 लाख के करीब जो पेंशनर्स हैं, जो कभी इंप्लॉय हुआ करते थे बट अब रिटायर हैं और पेंशन पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको फायदा होगा। और तीसरा, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आने वाली जितनी भी आपकी ट्रेड यूनियंस हैं, जो वर्कर्स के आपके यूनियंस बने हुए हैं, इनको भी इस चीज का फायदा होने वाला है। तो ये तो अपना समाचार हो गया कि 8th पे कमीशन का अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा अप्रूव हो गया है और अब इसके आगे की कार्यवाही वगैरह जो है जारी चलेगी एंड फाइनली 1 आध साल के अंदर इसकी मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की तनख्वाह बढ़ जाएगी। अब यहाँ से सवाल उठता है कि ये पे कमीशन होता क्या है, इसको अपॉइंट क्यों किया जाता है और इसी की मदद से केंद्रीय सरकार जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों को क्यों बढ़ाया जा रहा है। सरकार खुद भी तो डायरेक्टली एक ऑर्डर इशू कर सकती थी कि भाई या आज से या कल से या फिर एक पर्टिकुलर डेट से आपकी जो तनख्वाह है वो 100 रुपए की जगह 150 रुपए या 150 रुपए की जगह 200 रुपए हो जाएगी। ये पे कमीशन आखिर अपॉइंट क्यों करवाया जा रहा है और इसकी मदद से ही जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें क्यों बढ़ाई जा रही है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये पे कमीशन अपॉइंट करने का कंसेप्ट क्या है। देखते हैं सर। तो कहानी यह है कि केंद्रीय कर्मचारी जो हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ग्रुप ए सर्विसेज, ग्रुप बी सर्विसेज, ग्रुप सी सर्विसेज और ग्रुप डी सर्विसेज। ग्रुप ए सर्विसेज वो सारी सर्विसेज होती हैं जिसके एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, वो सारी की सारी जो सर्विसेज हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो गए और इस तरीके के दूसरे एग्जाम्स। तो इन यूपीएससी के थ्रू बेसिकली जिन सारी सर्विसेज के अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट होते हैं वो ग्रुप ए सर्विसेज में आते हैं। उसके बाद में आती है ग्रुप बी सर्विसेज। ग्रुप बी के जो एग्जामिनेशन हैं वो जनरली एसएससी के द्वारा करवाए जाते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एग्जाम्स होते हैं वो जो भी अपना डिपार्टमेंट है वो खुद करवाता है। रेलवे अपने खुद के पेपर ले लेता है, बीएसएनएल ने अपना खुद का पेपर कंडक्ट कर लिया, इस तरीके से। तो ये जो 4 कैटेगरी आपकी बनी हुई है सर्विसेज की, हर एक के अब अपने अलग अलग पे बैंड बने हुए हैं, इसको समझता है। जैसे कि ग्रुप ए सर्विसेज, अब ग्रुप ए सर्विसेज में जब कोई आदमी अपॉइंट होता है तो एक पर्टिकुलर पे बैंड में या फिर एक पे स्केल में उसका अपॉइंटमेंट होगा। उस पे बैंड या उस पे स्केल में एक तो उसकी कुछ बेसिक आपकी तनख्वाह होगी, उस बेसिक तनख्वाह में फिर उसको कुछ हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, उसमें फिर कुछ टीएडी ऐड होगा और इस तरीके से उसका एक सर्टेन अमाउंट जो है इन हैंड कुछ सैलरी बनेगी। अपन उसको मान लेते हैं लेट से एक्स रुपीस जो है उसकी इन हैंड सैलरी बनेगी। अब हर साल जैसे जैसे वो अपनी नौकरी करता चला जाएगा तो उसमें हर एक साल पे कुछ परसेंटेज जो है एडअप होता चला जाएगा, जिसको हम लोग इंक्रीमेंट बोलते हैं। और इस तरीके से उसकी तनख्वाह थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी उसकी तनख्वाह जो है बढ़ती रहेगी। अब इस व्यक्ति का जैसे ही प्रमोशन होगा और ये एक पे स्केल से दूसरे पे स्केल में आएगा तो उसकी तनख्वाह में जो है थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल आपको जो है इंक्रीज दिखेगा। अभी तक इसको एक्स रुपीस प्लस जो भी इसका सर्टेन जो इंक्रीमेंट होता जा रहा है वो मिलता जा रहा था। अब इसी चीज में कुछ एक सर्टेन अमाउंट और ऐड हो जाएगा, लेट से कि इसको अपन लोगों ने वाई बोल दिया और इसके बाद में इसको थोड़ा बढ़ी हुई सैलरी जो है वो मिलने लगेगी, एक सर्टेन अमाउंट जो है वो इसको मिलने लगेगा। इस तरीके से इसका काम चलता है। मगर पॉइंट ये है कि ये जो बढ़ी हुई तनख्वाह मिल रही है ये बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नहीं रहती। मतलब आपको 100 की जगह 110 रुपए मिलने लगे, 110 की जगह 120 रुपए मिलने लगे, इस तरीके से। बट पॉइंट ये है कि ये जो इंक्रीमेंट है एक तो ये बहुत ज्यादा होता नहीं है, ये जो अमाउंट है प्रमोशन पे भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं बढ़ता और इंक्रीमेंट जो साल के साल मिल रहा है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें जो है इंक्रीज आता है बट बहुत ज्यादा नहीं होता। एंड
एक लंबे टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखें, जैसे कि लेट्स से एक आदमी ने 100 रुपए पे अपनी जो है नौकरी शुरू करी थी और 10 साल नौकरी उसने करी है, इस बीच में उसके इंक्रीमेंट लगते रहे, प्लस उसका एक प्रमोशन हो गया और अब अपन मान लेते हैं कि उसको लेट्स से 160 रुपए मिल रहे हैं 10 साल नौकरी करने के बाद। अब लेट्स से वो 160 रुपए पर है, तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा जो हम नहीं कह सकते कि इसकी तनख्वाह में जो है इजाफा हुआ। बट इन 10 सालों में, इन 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच में आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, बच्चों की फीस बढ़ गई है, उसके खर्चे बढ़ गए हैं, जैसे जैसे आपका अलग अलग चीजें आती चली जा रही हैं, तो लिविंग स्टैंडर्ड में उन चीजों को आप जो है यूज भी करने लगते हो, जैसे जैसे आपकी थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ती है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं। तो कुल मिलाकर जिस रेट पर चीजों के दाम बढ़े हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, उस रेट पर हमको दिखता है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह जो है वो जनरली नहीं बढ़ती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम, वक्त वक्त पर केंद्रीय सरकार क्या करती है, एक पे कमीशन अपॉइंट करती है। अब ये पे कमीशन वाले ये करते हैं कि पूरा जो, और जनरली ये पे कमीशन 10-10 साल में अपॉइंट होता है, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि 10 साल में जो है इतना इन्फ्लेशन आ जाता है या इतना जो है चेंजेस आ जाते हैं आपके लिविंग स्टैंडर्ड में और चीजों के दाम में, कि वहां पे जरूरी हो जाता है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह जो है उसको रिवाइज किया जाए उस पे कमीशन, उस जो भी इन्फ्लेशन या फिर जो इंक्रीज आया है लिविंग स्टैंडर्ड में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब सरकार ये करती है कि फिर पे कमीशन अपॉइंट करती है। पे कमीशन अपॉइंट करने के बाद में इस पे कमीशन को बोला जाता है, सबसे पहले तो यार आप ये देखो कि इन जो 10 साल हैं इसमें इन्फ्लेशन का की क्या स्थिति है। मतलब अगर आज कोई चीज जो है लेट्स से 100 रुपए की मिल रही है तो 10 साल पहले कितने रुपए की मिला करती थी, कितने परसेंट का जो है इन्फ्लेशन आया है, जीने के लिए जो भी आपकी बेसिक जरूरत की चीजें हैं उसमें कितना ज्यादा जो है फर्क आ गया है। ये पहले तो आप ये चीज देख लो, इन्फ्लेशन में जो है इसमें कितना इंप्रूवमेंट, इतना इन्फ्लेशन जो है कितना ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा आप ये देखो कि किस रेट पर जो है हमको, या फिर दूसरा आप ये डिसाइड करो कि इस इन्फ्लेशन को मैच करते हुए अब किस रेट पर जो है हमको सैलरी बढ़ानी चाहिए, सैलरी हमको किस रेट पे बढ़ानी चाहिए। तीसरी चीज, अब ये जो बढ़ी हुई सैलरी है इसको हम लोग किस तरीके से अफोर्ड करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके सरकारी खजाने में 1000 रुपए आ रहे हो और आपने तनख्वाह बढ़ा दी इतना कि आपको 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई और 9,000 रुपए का आपके पास में कोई हिसाब किताब भी नहीं है, इंतजाम भी नहीं। तो तीसरी चीज इनसे ये बोला जाता है कि उसको हम लोग आखिर किस तरीके से अफोर्ड कर पाएंगे, सरकार जो है आखिर उस तनख्वाह को, जो बढ़ी हुई तनख्वाहें देगी उसको किस तरीके से अफोर्ड कर सकेगी, ये भी सारा प्लान वगैरह जो है आपको हमको बनाकर देना है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद में फिर जो भी आपकी ग्रुप ऑफ सर्विसेज है, ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इनकी तनख्वाहों को कितना बढ़ाना है और इनका फिर इंक्रीमेंट कितना बढ़ाना है, टीए कितना बढ़ाना है, एचआरए कितना बढ़ाना है, प्रमोशन होने के बाद में फिर आपको फर्दर कितना क्या पैसा देना है, ये सारी चीजें आप ये सब कुछ एकदम डिटेल में स्टडी कर हमको दो और उसके बाद में फिर हम जो है उसके ऊपर काम करेंगे। तो इस तरीके से जो पे कमीशन बनाई जाती है फिर ये सारी चीजों को स्टडी करती हैं और इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद में ये फिर अपना रिकमेंडेशन सरकार को देती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इनके सारे रिकमेंडेशन सरकार को मानने ही पड़ेंगे, सरकार बाध्य है उनको मानने के लिए, ऐसा नहीं है। सरकार चाहे तो इनकी रिकमेंडेशन को माने, चाहे तो ना माने, या फिर इनके रिकमेंडेशन जो भी इन्होंने करे हैं उसको पढ़ के उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कर दे, अपनी तरफ से कुछ एडिशन वगैरह कर दे। सरकार इसके लिए भी जो है पूरी तरीके से ओपन है। ऐसा नहीं है कि पे कमीशन अपॉइंट कर दिया तो उसकी सारी बातें इनके ऊपर एकदम पत्थर की लकीर हो जाएगी। तो ये हो गया, इस तरीके से अब पे कमीशन अपॉइंट होते हैं हर 10-10 साल में जनरली। अब ऐसा भी नहीं है कि ये भी पत्थर की लकीर हो कि 10 साल में पे कमीशन अपॉइंट करना ही है, मगर एक कन्वेंशन है कि 10 साल में आपको जनरली पे कमीशन अपॉइंट करना है, 10 एक साल में, क्योंकि इतना फर्क आ जाता है कि तनख्वाहें रिवाइज करनी पड़ती हैं और अकॉर्डिंगली फिर आप उसके जो भी रिकमेंडेशंस आते हैं तो उस पर काम करते हैं। तो ये तो हो गया पे कमीशन का लॉजिक कि पे कमीशन होता क्या है। तो पे कमीशन बेसिकली कुछ लोगों की आप कह सकते हैं टीम है जिनको ये बोला जाता है कि 10 एक साल में या जितना भी टाइम पीरियड के बाद पे कमीशन अपॉइंट हुआ है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, लिविंग स्टैंडर्ड कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है और उस प्रपोर्शन में किस रेट में हमको तनख्वाहें बढ़ाई जानी चाहिए ये बताओ। दूसरा, इसको हम लोग सस्टेन कैसे कर सकेंगे ये बताओ, और कैसे वो सारा खर्चा सरकार वहन कर सकेगी, ये सारी चीजें बताओ, उसके बेसिस पर रिकमेंडेशन दो। ये सारा काम करने वाला जो ग्रुप है वो पे कमीशन कहलाता है। पे कमीशन की रिकमेंडेशन सरकार के ऊपर बाध्य नहीं होती, सरकार चाहे तो माने चाहे तो ना माने। जनरली 10 एक साल में जो है पे कमीशन आपको अपॉइंट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अलग पे कमीशन होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग पे कमीशन होते हैं। तो ये हो गई आपकी पे कमीशन की बात। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से डिमांड कर रहे थे कि भैया तनख्वाहें बढ़ा दो, उसके लिए अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से कुछ भी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकती, उसको बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसको देखने के लिए फिर उन सारी चीजों को कंसिडरेशन के लिए पे कमीशन अपॉइंट किया जाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 8वां पे कमीशन अपॉइंट किया गया। मतलब ये कि आजादी के बाद से 7 बार इसके पहले केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए पे कमीशन बनाए जा चुके हैं और ये 8वीं बार ऐसा हो रहा है कि पे कमीशन बनाया जा रहा है। चले आगे। द कमीशन विल बी ऑफ 3 members, यूजुअली अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हेड्स द कमीशन।
Once its recommendations are accepted and implemented, it will become the basis of wage settlement in PSUs and similar pay revision exercises in states. तो जनरली ये जो पे कमीशन बनाए जाते हैं इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, या फिर ये वाला जो पे कमीशन अपॉइंट हो रहा है इसमें 3 मेंबर्स को रखा गया है। और फिर ये भी एक प्रथा है, जनरली ऐसा होता है यूजुअली कि पे कमीशन का जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होता है। क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप लग सकते हैं कि भाई आप बायस्ड हो, सरकार के ऊपर ज्यादा खर्चा ना है, इसलिए आपने कम तनख्वाहें बढ़ाई हैं, ये सारी बातें भी हो सकती हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जनरली जो पे कमीशन बनाई जाती है, एक तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पे कमीशन में 3 ही लोग अपॉइंट करने हो, ये वाले जो अपॉइंट हो रही है पे कमीशन, इसमें 3 लोग होंगे जनरली, मगर एक प्रोसीजर है कि 3 ही लोग अपॉइंट किए जाते हैं, बट ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सेम वे जनरली एक प्रथा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पे कमीशन का हेड बनाया जाता है, बट ये भी फिर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज को ही हेड बनाओ, रिटायर्ड जज को ही जो है आप हेड बनाओगे और उसके अलावा किसी और को नहीं बना सकते, मगर ये प्रथाएं हैं, चली आ रही हैं, तो सरकार इनका पालन करती है। अब ये जो पे कमीशन है बैठेगी, इत्मीनान से पूरा स्टडी करेगी और उसके बाद फिर सरकार को रिकमेंडेशन देगी कि भैया ग्रुप ए की तनख्वाह इतनी बढ़ाई जाए, ग्रुप बी की इतनी बढ़ाई जाए, ग्रुप सी की इतनी बढ़ाई जाए, ग्रुप डी की इतनी बढ़ाई जाए, वगैरह वगैरह। अब इनके जो रिकमेंडेशंस हैं, सरकार जब उनको एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे तो जज का तस एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो उसमें मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट करे, या जैसे भी इनको एक्सेप्ट करना है। एक बार जब सरकार इनके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करने के बाद में फिर जब उनको इंप्लीमेंट करवाया जाता है, तब उसके बेसिस पर फिर जो है आपके केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ जाती है, जो रिटायर्ड आपके कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बढ़ जाती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितनी भी हैं उसमें फिर जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वेजेस जो होती हैं, उनकी जो आपकी सैलरी आप देते हो या जो भी उनको पैसा दिया जाता है पर डे के बेसिस पर वीक के बेसिस पर, वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और एक बार जब ये दिख जाता है कि यार 10 सालों में इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, लिविंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह जो है इतनी इतनी बढ़ाई है, तो उसी प्रपोर्शन में फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले भी डिमांड करने लगते हैं कि हमारी भी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। तो जिस रेट पे या जिस प्रपोर्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स के जो आपकी सरकारें होती हैं वो भी अपने यहाँ पे कमीशन अपॉइंट कर उसी प्रपोर्शन में जो है अपने कर्मचारियों की तनख्वाहों को भी जो है इंक्रीज करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जस का तस उतना इंक्रीमेंट दे दें जितना जितना सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने दिया है, मगर जनरली होता यही है, प्रथा यही चली आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस रेट पर, जिस प्रपोर्शन में अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह को बढ़ाया है, उसी प्रपोर्शन में आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने यहाँ पे कमीशन अपॉइंट करवाकर इसी तरीके की वेज या फिर सैलरी रिवीजन की एक्सरसाइजेस वगैरह को कंडक्ट करवाती हैं। चल, this will prove a significant boost to consumption and economic growth along with improved quality of life for government employees। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके हाथ में जो तनख्वाह आ रही है एकदम से, जब वो बढ़कर आना शुरू होती है तो इससे कई सारी चीजें होती हैं। एक तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैं एक केंद्रीय कर्मचारी हूं और अभी तक मुझे 100 रुपए तनख्वाह मिल रही थी, अब ये जो 8वां पे कमीशन लागू हो गया और उसके बाद में मेरी तनख्वाह एकदम से बढ़ाकर इन्होंने 170 रुपए कर दी, तो कल तक मेरे पास में 100 रुपए आ रहे थे और अब एकदम से मेरे हाथ में 170 रुपए आने लगे, तो मेरे पास अब खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है। आदमी के पास जब खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होता है तो वो 2 कामों में से कोई एक काम करता है, या तो उस पैसे को उठा के बैंक में जमा कर देता है, या तो उस पैसे को उठा के बैंक में जमा कर देता है, या फिर उसको खर्च करता है, या फिर उस पैसे को स्पेंड करता है, उसको खर्च करता है। अब क्योंकि मेरे पास में पैसा ज्यादा आ गया है, 100 रुपए जहां मेरे को पहले मिल रहे थे उसकी जगह 8वां पे कमीशन लागू हो गया और उसके बाद मेरे को 170 रुपए मिलने लगे। अब अगर ये पैसा मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में जमा कर दिया इसका मतलब आपकी जो फॉर्मल इकोनॉमी है, फॉर्मल इकोनॉमी में पैसा चला जाएगा। बैंकों में पैसा गया इसका मतलब बैंक फिर उसको लोन में आगे चला सकते हैं, लोन में ज्यादा देने के लिए उनके पास में पैसा आ जाएगा और फिर वो ज्यादा लोन देंगे तो फिर उस लोन की मदद से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी से फिर रोजगार का निर्माण होगा और देश की तरक्की होगी। अगर मैंने पैसा बैंक में जमा कर दिया, अगर मैं उसको खर्च करूंगा, कंजम्पशन करूंगा, तो भी बेसिकली वो इकोनॉमी में ही आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो पैसा उसमें जाके लग रहा है। अगर मैंने किसी दुकानदार को पैसा दिया और उससे कुछ खरीद लिया, तो 2 चीजें होंगी, एक तो मैंने कुछ प्रोडक्ट मिल लिया है, लेट्स से जिंदगी में कभी मैं एक आध बार जो है, कभी साल में एक आध बार कोल्ड ड्रिंक पिया करता था, अब मैं महीने में एक बार कोल्ड ड्रिंक पीने लगा, तो इससे एक तो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले की जो खपत है वो बढ़ेगी। अगर हम एक जनरल बात मान लें कि अगर इस तरीके से आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं लगभग सारे लोगों को जिनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले की जो है डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा इसका मतलब जो रॉ मटेरियल ले रहा था लोगों से उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए ज्यादा लेबर्स उसको रखना पड़ेंगे अपने यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में, तो इससे लोगों के पास जो है ज्यादा इंप्लॉयमेंट के ऑप्शंस आएंगे। जो दुकान वाला है उसका सामान ज्यादा बिकेगा तो उसको ज्यादा मार्जिन मिलेगा, जो भी सामान वो बेच रहा है तो उसके हाथ में पैसा आने लगेगा। तो इस तरीके से पॉइंट यह है कि यार अगर पैसा बैंक में नहीं गया तो भी आपकी इकोनॉमी में खर्च होगा, और इकोनॉमी में खर्च होगा तो आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने में, और बाकी जो आपके तबके हैं समाज के जो सरकारी नौकरी में नहीं भी है, प्राइवेट सेक्टर में है या फिर अपना खुद का भी कामकाज करते हैं, उनको भी जो है ग्रो करने का मौका आगे मिलेगा। तो इसी के चलते 2-3 चीजें एक साथ होंगी। एक तो आपके देश में जो इकोनॉमी है उसमें कंजम्पशन बढ़ेगा, वही बात की जो आदमी पहले तनख्वाह कम होने के चलते साल में एक आध कोल्ड ड्रिंक पिया करता था, वो हर महीने में या हर 15 दिन में कोल्ड ड्रिंक भटक रहा है, तो एक तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा, कंजम्पशन
बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के चलते इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, साथ ही साथ अब जो आदमी ये सारी चीजें खर्च करने की स्थिति में आ गया है उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाएगा, आपके बच्चे जो है वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना शुरू करेगा, इससे आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इंप्रूव होने लगेगा, और वो जो पहले खर्चे नहीं कर रहा था अपनी हेल्थ के ऊपर, अगर वो खर्चा नहीं कर रहा था, अवॉइड कर रहा था उस चीज को, या किसी तरीके से लेट्स से मीडियोकर किस्म की जो है लिविंग स्टैंडर्ड को जी रहा था, अगर वो उसको अपग्रेड करेगा तो उससे उसकी भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होगी, उसकी जो फैमिली है उसके ऊपर भी एक अच्छा असर पड़ेगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इसका जो फायदा है वो बहुत आपके मल्टी डायमेंशनल फायदे हमको देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, आदमी खुश रहता है, घर परिवार वाले खुश रहते हैं, कंजम्पशन ग्रो करता है, कंजम्पशन ग्रो करने के साथ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ में जॉब क्रिएशन होता है, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं एक तरीके से आपके एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने के चलते होता है, और इसका फायदा फॉर्मल इनफॉर्मल हर सेक्टर में हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये तो हो गया आपका ये पे कमीशन के बारे में। पे कमीशन को लागू कर दिया गया है, एंड पे कमीशन क्यों लागू किया जाता है, पे कमीशन के बाद जब तनख्वाहें बढ़ती हैं तो उसका फिर पूरे की पूरी इकोनॉमी के ऊपर या अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ता है। अब क्योंकि पे कमीशन एक करंट अफेयर का मुद्दा बन गया है, तो यहां से एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर अपने को यह भी पता होना चाहिए कि 7वां पे कमीशन जो है कब आया था, और 7वें पे कमीशन की क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि 7th पे कमीशन 2014 में अपॉइंट हुआ था, तो कायद एंड सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन इन 2016। तो 2014 में 7वां पे कमीशन लगा, और 2016 में इसने अपनी सारी की सारी रिकमेंडेशंस को रिकमेंडेशंस जो है सबमिट कर दी। 2016 में ये रिकमेंडेशंस फिर लागू कर दी गई। इन रिकमेंडेशंस के लागू करने के चलते केंद्रीय कर्मचारियों की जो तनख्वाहें बढ़ी थी उसके चलते सरकार के खजाने के ऊपर लगभग 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार आया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। तनख्वाहें जब बढ़ती हैं तो फिर उसका सरकार के ऊपर सरकार के खजाने के ऊपर बहुत तगड़ा खर्चा आता है। 2014 में 7वां पे कमीशन लागू हुआ, 2016 में उसकी रिकमेंडेशन 2014 में अपॉइंट हुआ, 2016 में उसकी रिकमेंडेशंस लागू हो गई। 2016 में रिकमेंडेशन लागू होते ही सरकार के खजाने के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आया था। अब ये 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था कहां से की जाएगी, सरकार इसको फिर कैसे मेंटेन करेगी, उसका भी पूरा अध्ययन इस पे कमीशन ने किया था। उन्होंने बताया था कि आप ये सारी चीजें करिए तो इससे आपके पास में 1 लाख करोड़ रुपया आ जाएगा हर महीने के महीने, ताकि आप ये जो तनख्वाहें हैं, बढ़ी हुई तनख्वाहें जो है दे सको। तो ये सारी चीजें जो है करी गई थी कायदे से। अब आपका जो अगला पे कमीशन था वो 2025-26 के आसपास में आना चाहिए था। 2016 में क्योंकि ये पे कमीशन लागू हुआ था तो कायदा यह है कि 2026 में अगला पे कमीशन अपॉइंट होना था, बट मोदी गवर्नमेंट ने उसके 1 साल पहले इसको अपॉइंट कर दिया है। एंड मे बी इस साल के अंत तक या अगले साल अगर इन्होंने रिपोर्ट दे दी तो हाई चांसेस हैं कि या तो अगले साल के शुरुआती वक्त में, या यूं कहना चाहिए कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसमें जो है आपका 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। चलें, तो ये हो गई ये वाली न्यूज। अब इसमें से अपने को जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान रखनी है कि 7वां पे कमीशन कब लागू हुआ था, रिकमेंडेशंस के कब लागू हुए थे। 8वां पे कमीशन जो है अभी बनाया गया है, एंड इसका जनरली जो है इसमें 3 मेंबर रहते हैं, एंड जनरली इसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज जो है इसको हेड करता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह बनाए जा सकते हैं कि हर बार जो है पे कमीशन 10 साल में ही बनेगा, बनाना ही पड़ेगा आपको, यही नियम है, सच है या गलत है, इस तरीके के स्टेटमेंट, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसी को आप अपॉइंट कर सकते हो पे कमीशन का अध्यक्ष, ये सच है या गलत है। तो ट्रू एंड फॉल्स के इस तरीके के क्वेश्चंस में अपने को सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, ये अपने काम आएंगे। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, इससे ज्यादा यहां से और कुछ काम का नहीं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगले समाचार में हमको स्पेस डॉकिंग के बारे में बात करनी है। न्यूज ये है कि इसरो ने स्पेस डॉकिंग अचीव कर ली है। स्पेस डॉकिंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसको फाइनली इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया। तो इसरो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड सैटेलाइट डॉकिंग एक्सपेरिमेंट ऑन 16th of Jan, thus making India only 4th country after US, China and Russia to achieve this. स्पेस डॉकिंग होती क्या है, पहले तो हम लोग इस पे बात करते हैं, और फिर क्यों ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है इसको भी समझेंगे। देखें, क्या है कि अगर आपके पास में लेट से कोई 2 सैटेलाइट्स हैं या फिर कोई भी 2 इक्विपमेंट्स हैं, अगर आपने उनको स्पेस में अलग अलग लॉन्च किया है, आपने या तो साथ में लेकर गए थे बट उनको अलग अलग कक्षाओं में आपने स्थापित कर दिया, या फिर आपने उनको अलग अलग लॉन्च किया है, अब उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उनको स्पेस में एक दूसरे के करीब लाते हो और वो आपस में आकर फिर इंटरलॉक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, फिर अगर वो जुड़ जाते हैं तो इसको बोला जाता है डॉकिंग। अब क्योंकि आपने ये गतिविधि स्पेस में करवाई है इसलिए इस चीज को बोला जाएगा स्पेस डॉकिंग। अब इसी का उल्टा होता है कि लेट से अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो आके एक दूसरे के साथ स्पेस में एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो गए, कनेक्ट हो गए या जुड़ गए, इसी का अगर उल्टा हमने करवाया कि जुड़ने के बाद अगर ये फिर से अलग अलग हो गए तो इसको बोला जाता है डी डॉकिंग। ठीक है जी, डी डॉकिंग।
एक हो गया स्पेस डॉकिंग की आके आके आपस में जुड़ गए, और दूसरा होता है कि अगर जुड़ने के बाद में एक दूसरे से अलग हो गए। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है हम लोगों ने परफॉर्म करवा लिया है। हमने अपने 2 सैटेलाइट्स को भेजा था इसरो ने स्पेस में। पहले कोशिश ये थी कि 9 जनवरी के आसपास में स्पेस डॉकिंग करवाई जाएगी, बट कुछ ड्रिफ्ट आ गया था। जिस कक्षा में इन दोनों ऑर्बिट्स को होना चाहिए था और जितना डिस्टेंस उनके बीच में होना चाहिए था, वो उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस पर थी, तो वो ड्रिफ्ट वगैरह आ गया। फिर एक बार कोशिश करी उसको अचीव करने की 13-14 जनवरी के आसपास में, वो भी नहीं हो पाया। अब अल्टीमेटली फाइनली जो भी उनके कैलकुलेशंस वगैरह में कमी रह गई होगी, सब ठीक ठाक करके दोनों सैटेलाइट्स को अलाइन किया गया और उनको पास में लाके एक दूसरे के साथ में इंटरलॉक करवा दिया गया, एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया गया, या दूसरे शब्दों में उनकी एक दूसरे के साथ में डॉकिंग करवाई गई। क्योंकि ये स्पेस में हुआ है तो उसको हम लोगों ने स्पेस डॉकिंग बोल दिया है। और इस तरीके से इसरो के ये स्पेस डॉकिंग का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के साथ में भारत, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और रशिया के बाद में चौथा देश बन गया है जिसने स्पेस डॉकिंग का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया है। हमारे जो 2 सैटेलाइट्स थे जिनको हमने आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ा है स्पेस में, या इंटरकनेक्ट किया है, डॉक किया है साथ में, इन दोनों का वजन 20 किलो के आसपास था। 30 दिसंबर के दिन, 30 दिसंबर 2024 को इनको हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C60 में इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था, और दोनों सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट में हमने रखा था। पोलर ऑर्बिट का मतलब क्या है? ये अर्थ हो गई नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब जो सैटेलाइट इस कक्षा में जो है आपका चक्कर लगाएगा, चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाएगा, ये जो आपकी ऑर्बिट हो जाएगी, इसको बोला जाता है पोलर ऑर्बिट। थोड़ा सा मैं आपको मैप पर दिखाता, ये ग्लोब पर दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको ऐसा रख देते हैं यहां पे। तो यहां आपको दिख रहा है नॉर्थ पोल, और यहां नीचे इसके जस्ट हो जाएगा साउथ पोल। तो जो ऑर्बिट इस तरीके से चक्कर लगाएगा कि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर से यूं होता हुआ जा रहा है, तो वो जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसको पोलर ऑर्बिट बोला जाता है। तो पोलर ऑर्बिट में अपन ने 20-20 किलो के अपने 2 सैटेलाइट्स को 30 दिसंबर को लॉन्च किया था PSLV C60 के अपने रॉकेट में। इसमें से एक का नाम था SD-01, जो जिसको हम लोगों ने चेजर बोला था, और SDX-02 जिसको हम लोगों ने टारगेट बोला था। तो SDX-01 जो चेजर है, ये आपके SDX-02 यानी कि टारगेट के पास में गया। फाइनली दोनों सैटेलाइट्स एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के साथ में इंटरलॉक हुए, और उसके बाद में सक्सेसफुली अपनी स्पेस डॉकिंग की जो ये प्रक्रिया थी इसको पूरा करवाया गया। अब सवाल उठेगा, और वाजिब सवाल उठेगा, कि आखिर ये स्पेस डॉकिंग करवा के अपने को मिल क्या गया? इसरो ने आखिर 2 सैटेलाइट्स को स्पेस में आपस में जोड़कर क्या अचीव कर लिया? इससे आखिर हो क्या जाएगा? तो इसका जवाब है, स्पेस डॉकिंग की जो ये एक्सरसाइज है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना इसरो ने जितने भी अपने फ्यूचर मिशंस प्लान करके रखे हुए हैं वो पूरे नहीं हो सकते। अब इसरो के जो फ्यूचर के ऐसे कौन कौन से मिशन हैं जो स्पेस डॉकिंग की टेक्नोलॉजी को अचीव किए बिना पूरे नहीं हो सकते, एक एक करके अपन लोग उनको देखते हैं। सबसे पहला अपना जो प्लान है, या सबसे अभी जो इन नियर फ्यूचर में जो मिशन है वो है चंद्रयान-4। शॉर्ट में इसको अपन लोग C4 बोल देते हैं। चंद्रयान-4 का जो मिशन है इसमें अपनी कोशिश ये है कि हम लोग चांद की जो मिट्टी है और उसके कुछ मिनरल्स या कुछ पत्थर वगैरह के जो टुकड़े हैं, रॉक्स वगैरह, उसको धरती पर लेकर वापस आए और उसके ऊपर फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकें। अब इसके लिए किया यह जाएगा कि अर्थ से हम लोग जो अपना मॉड्यूल भेजेंगे चंद्रयान-4 के लिए, उसके 2 हिस्से हो जाएंगे स्पेस में, या फिर 2 अलग अलग हिस्से हम भेजेंगे। अब वो इसरो वाले डिसाइड करेंगे कैसे करना। एक मॉड्यूल भेजेंगे स्पेस में जिसके 2 हिस्से हो जाएंगे, या फिर स्पेस में आपके 2 अलग अलग मॉड्यूल्स को भेजा जाएगा। एक मॉड्यूल जो है, जैसे अपना ये सैटेलाइट धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो अपनी कक्षा में जो है चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। दूसरा मॉड्यूल जो है फिर वो चंद्रमा के पे जाएगा, लैंड करेगा। वहां पे लैंड करके उससे फिर जो भी आपका सॉइल वगैरह है, बाकी सारी चीजें वो कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद में फिर वो वहां से टेक ऑफ करेगा और वापस आएगा। अब ये जो पहले से मौजूद मॉड्यूल था, इसके साथ में फिर ये इंटरलॉक होगा, इसके साथ में इसकी स्पेस डॉकिंग करवाई जाएगी। स्पेस डॉकिंग होने के बाद में जो भी ये सामान यहां से लेकर आया है, वो सारा का सारा सामान या जो भी आपके सैंपल्स हैं, वो पहले वाले मॉड्यूल को ट्रांसफर करवाए जाएंगे। और ये जो पहला वाला मॉड्यूल है, उसके बाद में फिर इस वाले मॉड्यूल से डी डॉक होगा, अलग होगा और धरती की तरफ फिर वापस आएगा। और फिर इसको जो है हम लोग रिकवर करेंगे और इसमें से फिर वो सामान निकाल के जो भी सॉइल और बाकी सारी चीजें हैं उसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। एक तो पहला ये हो गया। तो चंद्रयान-4 की सफलता इस पर डिपेंड करती है कि हम लोग स्पेस डॉकिंग करवा सकेंगे या नहीं करवा सकेंगे, और अगर स्पेस डॉकिंग करवा सकेंगे तो फिर कितना सक्सेसफुली उस चीज को करवा सकेंगे। एक बार हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया है डॉकिंग का, अभी डी डॉकिंग की प्रोसेस होगी, कईयों बार इसको रिपीट किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से मास्टर किया जाएगा ताकि चंद्रयान-4 में ये अपने लिए काम आए और डॉकिंग डी डॉकिंग करवा के अपन लोग जो भी चांद से हमको अपने सैंपल्स लेकर आना है उसको लाने में हम लोग कामयाब हो सके। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कि आने वाले वक्त में इसकी मदद से हम लोग एस्ट्रोनॉट्स जो अपना चांद पे भेजना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। हमारी एक इच्छा ये भी है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो भी चांद पे जाएं और वहां पे फिर हम लोग जो भी अपना एक स्पेस स्टेशन भी बनाने की अगर प्लानिंग है, अपनी स्पेस कॉलोनी बनाने का भी अगर एक बहुत आप फार फ्यूचर की बात करें, अगर हमारा एक महत्वाकांक्षा है तो उसको पूरा करने के लिए भी स्पेस डॉकिंग इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज स्पेस डॉकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी इच्छा है आने वाले 10 से 15 सालों में हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन बन जाए।
अब ये जो स्पेस स्टेशन है ये बहुत बड़ा होगा, इसमें इंसानों के रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, उसके लायक स्पेस आपको चाहिए। अब इतना बड़ा जो आपका एपरेटस है, इतना बड़ा जो सारा सामान है, या इतना बड़ा जो स्पेस स्टेशन, यहाँ से एक सिंगल ऐसा स्पेस स्टेशन बनाकर आप लॉन्च नहीं कर सकते। आपको अलग अलग उसके जो टुकड़े हैं उनको अलग अलग वक्त पे लॉन्च करना पड़ेगा, और एक फिर आप उनको आपस में इंटरलिंक या इंटरलॉक कराते चले जाओगे। दूसरे शब्दों में उनकी स्पेस डॉकिंग कराते चले जाओगे, और उसकी मदद से फिर आप पूरा का पूरा जो स्पेस स्टेशन है उसको स्पेस में बनाकर तैयार करने का प्लान कर रहे हो। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है, चंद्रयान 4 हो गया, एस्ट्रोनॉट्स को भेजना हो गया, वहां से उसका आपका जो भी लूनर सॉइल्स या लूनर सैंपल्स वापस लाने की बात होगी, हमारा स्पेस स्टेशन हो गया। ये कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर स्पेस डॉकिंग नहीं परफॉर्म करवाई गई, और अगर इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से डॉकिंग डी डॉकिंग दोनों की बात कर लेते हैं, अगर इसको मास्टर नहीं किया गया, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए स्पेस डॉकिंग की जो ये प्रोसेस है, इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया गया है, इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। ये हो गई ये वाली न्यूज, स्पेस डॉकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार भी स्पेस सेक्टर से रिलेटेड ही है और इसरो से ही रिलेटेड है। समाचार यह है कि यूनियन कैबिनेट ने थर्ड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में बनाने को मंजूरी दे दी है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्ड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा. It will be built at a cost of rupees 3,984.86 crores and will be completed by 2029. तो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास, राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास खर्चा ये नया जो लॉन्च पैड है इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में बनाने में खर्च होगा, एंड ये लगभग 2029 तक हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये जो लॉन्च पैड है, ऑब्वियस सी बात है, इससे हमारी जो फर्दर आपकी स्पेस फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको लॉन्च करवाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये नया लॉन्च पैड क्यों बनाया जा रहा है, ये लॉन्च पैड बनाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए आखिर सरकार क्यों खर्च कर रही है। इसका जवाब ये है कि इसरो वाले एक नया किस्म का व्हीकल जो है वो बनाने में लगे हुए हैं, नए किस्म का स्पेस रॉकेट बनाने में लगे हुए हैं, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV। और ये अभी इनका मानना यह है कि 2031 तक बनकर वो लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, इसकी खासियत यह है कि इसकी कैपेबिलिटी जो है, इसकी जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि अभी की तारीख में इसरो के जो सबसे पावरफुल रॉकेट्स हैं, इनकी मैक्सिमम जो कैरिंग कैपेसिटी कितने टन की, आप मुझे बताइए। अभी जो है जितनी वो कैपेसिटी है उससे और ज्यादा बढ़ाकर जो है कैपेसिटी के आपके पेलोड्स को हमारे रॉकेट जो है स्पेस में लेकर जा सकें, इसको ध्यान में रखते हुए ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स के नाम से आपके रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं। 2031 तक आपके तैयार हो जाएंगे और 2031 तक जो है ये लॉन्च करने की स्थिति में आएंगे। अब एक तो इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, कई 100 टन जो है ज्यादा आज की जो करंट कैपेसिटी है उससे ज्यादा मात्रा में ये पेलोड्स को स्पेस में लेकर जा सकते हैं। इसका सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आने वाले वक्त में हम अपनी जो ह्यूमन स्पेस या फिर मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन जो भेजना चाहते हैं, जो हम लोग अपने मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं, चाहे हमारा स्पेस स्टेशन बनाने की बात हो, चाहे चांद पे लॉन्च कराने की बात हो, चाहे अगर फ्यूचर में हम लोग मंगल पर अगर अपना मैन मिशन भेजने की कोशिश करते हैं, ये सारे मिशन भेजने के लिए हमको ज्यादा कैपेसिटी वाले रॉकेट्स चाहिए थे जो स्पेस में ज्यादा आपके हैवी जो स्पेस लोड्स हैं उनको लेकर जा सकें। उसके लिए ये बनाए जा रहे हैं, और इस तरीके के जो आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं इनको हैंडल करने के लिए हमको फिर एक नए किस्म का लॉन्च पैड चाहिए था। जो अभी के लॉन्च पैड्स हैं वो भी इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलाइंड नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ये नया जो लॉन्च पैड का कंस्ट्रक्शन है, या फिर तीसरा जो लॉन्च पैड है, इसके कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी गई है। जो पहले के भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लॉन्च पैड्स हैं इनसे ज्यादा बेहतर आप कह सकते हैं कैपेबिलिटीज के साथ में बनाया जाएगा, और इसकी मदद से ज्यादा कैपेबिलिटी और ज्यादा वजन के अपने जो हमारे फ्यूचर स्पेस मिशन हैं उनको हम लोग यहाँ से लॉन्च कर पाएंगे। इसके पहले वाले जो अपने 2 आपके लॉन्च पैड्स बने हुए हैं वो लगभग 20 सालों से सर्विस में है। 20 सालों से लगभग जितने भी हमारे मिशन वगैरह हुए हैं सारे के सारे यहीं से लॉन्च किए गए। अब ये वाले लॉन्च पैड्स अगर एक बार आ गए तो इससे ये भी होगा कि इसरो की अपनी लॉन्च कैपेबिलिटीज जो है वो भी बढ़ जाएंगी। अभी की तारीख में 2 लॉन्च पैड्स पर हमारी जो लॉन्चिंग के पूरे प्रोग्राम्स होते हैं, अब 3 अगर उसकी जगह आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम उससे ज्यादा लॉन्चिंग कर पाएंगे। इससे इसरो की जो आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उसमें भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे अपनी स्पेस एजेंसीज बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि इसरो वाले सिर्फ भारत का ही जो है आपकी सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, बाकी देशों की भी सैटेलाइट्स वगैरह और बाकी चीजें लॉन्च की जा रही हैं, प्राइवेट कंपनी की सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च की जा रही हैं। इसके लिए फिर हमको काफी सारा पैसा भी कमाने का मौका मिलता है। तो ये जो लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज आपकी बढ़ जाएंगी, इसकी मदद से इसरो की जो कमाई है, इसरो का जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा, और
ज्यादा मात्रा में जो है इसरो यहाँ से अगर पैसा कमाएगा, उसकी खुद की अगर फंडिंग अगर वो सस्टेन कर सकता है, तो और ज्यादा मिशन वगैरह में जो है पैसा लगाया जा सकता है टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए, आपको और ज्यादा जो है फंड्स वगैरह की व्यवस्था यहाँ से हो जाएगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए तीसरा जो आपका लॉन्च व्हीकल लॉन्च पैड जो है इसका निर्माण करवाया जा रहा है। अब याद रखना है अपने को ये बात कि रिसेंटली जो इसरो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि इसरो ने इसरो के लिए जो तीसरा नया लॉन्च पैड बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में बनाया जा रहा है। इसके पहले के जो दो लॉन्च पैड थे वो कब से काम करना है, जवाब हो जाएगा आपका लगभग 2 डिकेड्स या फिर 20 सालों से काम कर रहे हैं। तीसरा वाला क्यों बनाया जा रहा है, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के लिए, जिसमें हम लोग अपने मैन्ड मिशन जो है उनको भेजना शुरू करेंगे। एंड ये आपका कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, 2029 तक। आपका जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स हैं वो कब तक ऑपरेट करने लगेंगे, 2031 तक। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं, ये अपने काम आ सकते हैं, इसमें से अपने से सवाल पूछा जा सकता है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। एंड ये न्यूज डिफेंस के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हो, एफकैट का एग्जाम हो, XY ग्रुप के एग्जाम हो या कोई और दूसरा एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम किया है। प्लस जो 1 डे के एग्जामिनेशन होते हैं, रेलवे, SSC वगैरह, उसमें भी इस पर्टिकुलर न्यूज में से क्वेश्चन आने की हाई संभावना है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, अच्छे से अपने को प्रिपेयर करना है, डिटेल में हम लोग उसको स्टडी करेंगे। किस चीज के बारे में है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप के बारे में हमको इसमें बात करनी है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है। इट विल विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप ट्रैवल अरेंजमेंट्स एंड परमिट्स टू विजिट फॉरवर्ड एरियाज विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये जो भारत रणभूमि दर्शन ऐप है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है और इस ऐप की मदद से दो चीजें होंगी। एक तो जितने भी आपके फॉरवर्ड एरियाज हैं, फॉरवर्ड एरियाज का मतलब फ्रंट या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाइना के साथ में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगती है, इस तरीके के जो एरियाज हैं जहां पर आर्मी डिप्लॉयड है और वो देश की बॉर्डर्स की रक्षा कर रही है, उन एरियाज में जहां पे जनरली सिविलियंस को जाने की इजाजत नहीं होती है, उन एरियाज को फॉरवर्ड एरियाज बोला जाता है। तो इस ऐप की खासियत यह है कि इसकी मदद से एक तो आपको इस तरीके के फॉरवर्ड एरियाज में जाने का परमिट मिलेगा, दूसरा आपका जो भी ट्रैवल अरेंजमेंट होगा, जाहिर सी बात है वैसी जगह जाना है तो आप अपनी खुद की गाड़ी या मोटरसाइकिल उठाकर तो निकल नहीं लोगे, उसके भी फिर अपने स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, परमिट्स होते हैं, वो सारी चीजें, और इसके अलावा स्पेशल व्हीकल्स वगैरह होते हैं, उस सब का इंतजाम भी जो है इस पर्टिकुलर ऐप की मदद से करवाया जाएगा। अब एक बार जब आपने इस भारत रणभूमि दर्शन ऐप की मदद से परमिट हासिल कर लिया, आपके फॉरवर्ड एरियाज के जो भी जाने की व्यवस्था है वो सारी चीजें हो गई हैं, तब इसकी मदद से जो आपके टूरिस्ट हैं वो कहां कहां विजिट कर सकते हैं, उन सारी लोकेशंस पे विजिट कर सकते हैं जहां पे 1962 की जंग लड़ी गई थी, 1971 के वॉर लड़े गए थे, 1999 का जो कंफ्लिक्ट हुआ था कारगिल की चोटियां, वहां सियाचिन का जो बेस कैंप है, बेस कैंप की बात कर रहा हूं, सियाचिन ग्लेशियर की बात नहीं कर रहा हूं, सियाचिन का बेस कैंप जो हो गया वो जगह, और इसके अलावा वो प्लेसेस भी जहां पे गलवान की झड़प हुई थी 2020 में, जिसमें हमारे काफी जो जवान थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे और उन्होंने फिर उसके पहले चीनियों के दांत तोड़ दिए थे और डिस्प्रपोर्शनेट जो है उनको नुकसान पहुंचाया था। ये सारी जो झड़पें हुई थी, इन सारी जगहों पर हमारे टूरिस्ट वगैरह को जो है इस पर्टिकुलर भारत रणभूमि दर्शन ऐप की मदद से जाने की व्यवस्था करवाई जाएगी। इसकी मदद से आप फॉरवर्ड एरियाज में जा सकते हैं, देख सकते हैं उन सारी जगहों पर जहां पे भारत की शौर्य गाथाएं लिखी गई हैं, हमारे वीर जवानों ने बलिदान दिया है देश के लिए। 1962 की बात कर लेते हैं, बैटल ऑफ रेजांगला। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने नाम सुना है बैटल ऑफ रेजांगला का, बट मेजर शैतान सिंह भाटी की कमांड में 120 जवानों ने पूरी रात 3000 चीनियों के साथ में लड़ाई लड़ी थी और वो पूरी की पूरी कंपनी जो है साफ हो गई। 120 में से 117 या 115 जो जवान थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक आदमी पीछे नहीं हटा, एक आदमी जो है वापस नहीं भागा, रात भर लड़ते रहे। पहले गोलियां चलाई, जब गोलियां खत्म हो गई तो उसके बाद में फिर अपने बेयोनेट्स वगैरह में आगे जो चाकू लगा रहता है उसकी मदद से चीनियों को मारना शुरू किया। जब ये देखा कि उनकी विंटर क्लोथिंग काफी अच्छी है और वो बेयोनेट्स अंदर नहीं जा रहे हैं, तो पत्थर उठा उठा के चीनियों के मुंह तोड़ना शुरू किए, मगर रात भर लड़ते रहे, सारे के सारे शहीद हो गए, कोई पीछे नहीं हटा। मॉर्निंग 1300 चीनी, 1300 चाइनीज डेड, और आपकी 120 जो आपके जवानों की कंपनी थी, 117 या 115 जवान जो थे वो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। ऐसी ऐसी शौर्य गाथाएं जिन बैटल फ्रंट्स पे लड़ी गई हैं वहां पर आपको जाने का मौका इसकी मदद से मिलेगा। 1971, 1999 की बात कर लेते हैं। रात के वक्त में, क्योंकि दिन में जब आपका जो पाकिस्तान के जो आपके सोल्जर्स थे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, वो ऊपर से गन लेकर निशाना लेके बैठे हुए थे। आप ऊपर की तरफ में चढ़कर जाओगे, वो आराम से निशाना लगाकर गोली मार देंगे। तो रात के वक्त में जो है चढ़कर उन चोटियों पर जाना, एकदम जो फ्रीजिंग कोल्ड का टाइम पीरियड था, ठंड में एकदम जब आपके हाथ पैर जल जाए, उसमें जाके उन चोटियों पर चढ़ना, फिर वहां पर जाकर लड़ना और उन चोटियों को वापस जीतना। कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में आज की तारीख में मॉडर्न वॉरफेयर की अगर बात की जाए तो सबसे मुश्किल बैटल फ्रंट्स में से एक था, बट भारत के 527 जवानों ने वीरगति को प्राप्त करी और उसके बाद में वो पूरा इलाका हमको जीत कर दिया। इस तरीके के जो बैटल फ्रंट्स हैं, गलवान की क्लैशेस हो गई, लड़ मरे, सब हो गया,
ऑर्डर था कि हथियार इस्तेमाल नहीं करना है, तो पत्थरों से मुंह कुचला है चीनियों का, मगर अल्टीमेटली ऑर्डर भी माना, बट जो भी अपना कर्तव्य धर्म था, अपना क्षत्रिय धर्म था, अपना सोल्जर का जो धर्म था, वो सारा निभाया। ये सारे बैटलफील्ड्स वगैरह पर आपको जाने की परमिशन इस ऐप की मदद से मिलेगी। इनफैक्ट मैं तो सलाह भी दूंगा कि जो जो जा सकता है जिंदगी में कभी भी इस पर्टिकुलर ऐप की मदद से फायदा उठा सकता है, तो आप फ्रंट्स देख कर आइए, समझ में आएगा कि जो आजादी है जिसके नाम पर दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूट्स में नारे लगते रहते हैं, उस आजादी को मेंटेन करने के लिए कितनी कुर्बानियां लगती हैं, कितना बलिदान लगता है, और कितने लोग जो है हड्डियां गला रहे होते हैं वहां पर, अपनी जवानी बर्बाद कर रहे होते हैं, ताकि ये जो देश है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में ह्यूमन राइट्स, मॉरल साइंस और सारी बाकी तरीके की चीजों की बातें कर सके। खैर, अब ये जो भारत रणभूमि दर्शन ऐप है, थोड़ा सा अपन ड्रिफ्ट हो गया बात से, ये जो भारत रणभूमि दर्शन ऐप है, आखिर इसको लाया क्यों जा रहा है, आखिर आर्मी क्यों चाहती है कि इस तरीके के जो टूरिस्ट हैं वो फ्रंट्स पर आए, विजिट करें, तो इसकी कुछ रीजंस हैं। आर्मी जो है बॉर्डर एरियाज को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और खास तौर पे जो हिस्टोरिक बैटलफील्ड्स हैं उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि बीएसएफ जो आज की तारीख में आपका अटारी बॉर्डर सेरेमनी करती है, वहां पे काफी जो लोग हैं आते हैं, और वो जो पूरा आपकी सेरेमनी होती है, तो नेशनलिज्म, जोश, प्राइड, सारी चीजें जो हैं एकदम उसका कह सकते हैं तूफान आया होता है स्पेक्टेटर्स में। और ये सारी चीजें जब लाइव टेलीकास्ट की जाती हैं, लोग बाद में इसके वीडियोस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है लोगों को डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने में, नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट करता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ये बाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली जो सेरेमनी है बड़ी फेमस है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये आइडिया कि उन बॉर्डर एरियाज में लेकर जाया जाए जहां पे जीवन नामुमकिन सा है, बट फिर भी आपके जवान जो है खड़े हुए हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं, या फिर उन बैटलफील्ड्स में लेकर जाया जाए जहां पर भारत के लोगों ने, भारत के जवानों ने अपना खून बहाया है इस देश के लिए, और दिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो जो जोश, सेंस ऑफ नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, प्राइड आपके अंदर इंड्यूस करेगा। जब ये वीडियोस वापस जाएंगे, जब ये मोटिवेटेड लोग वापस जाएंगे, तो उसमें से एक तो बहुत से लोग डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के प्रति मोटिवेट होंगे, एंड ये एक अलग तरीके का जो पैशन है देश के लिए वो पैदा करेगा। एक तो नेशनलिस्ट वो होते हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन नेशनलिस्ट होते हैं, देश उनको याद आता है। एक वो होते हैं जो जनरली आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, सारी चीजें, आपका जो भी प्रोफेशन है, मगर राष्ट्र को पहले रखते हैं। तो उस तरीके का जो नेशनलिज्म है उसको इंड्यूस करने में भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा आपका योगदान देगा, और प्लस इसकी मदद से फिर जो भी पैसे वगैरह कमाए जाएंगे, जो भी इसकी मदद से रेवेन्यू आएगा, उससे जो बॉर्डर एरियाज में आपके रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगियों को भी अच्छा किया जा सकता है, उसमें इस पैसे को लगाया जा सकता है। क्योंकि अब एक माइंडसेट की भी बात है, पहले ये बोला जाता था कि बॉर्डर के जस्ट पहले जो आपका आखिरी विलेज हुआ करता था, तो दैट वाज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खास तौर पे इस बात को जो है जोर देके बोला है कि उसको आखिरी विलेज बोलना बंद करिए, उसको पहला विलेज बोलिए, प्रथम जो गांव है या फर्स्ट विलेज जो है उस नाम से आप इंडिकेट करिए। लोगों को ये ना लगे कि नहीं यहाँ पर आकर देश खत्म हो जाता है, ये माइंडसेट बनाया जाए कि यहाँ से देश शुरू हो रहा है, तो और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है उनके विकास में काम किया जाए। तो उन सारी चीजों में आर्मी भी अपना योगदान देगी यहाँ से। अब ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है 15 जनवरी को, आर्मी डे का जो दिन है होता है उस दिन इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने जो है इसको लॉन्च किया है। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान रखनी है कि ये भारत रणभूमि दर्शन ऐप किस काम में है। आपको परमिट मिल जाए ऐसी जगहों पे जाने का, और आपके ट्रैवल अरेंजमेंट्स हो जाए। फॉरवर्ड एरियाज जो हैं, बॉर्डर एरियाज जहाँ पे हिस्टोरिकल बैटल्स लड़ी गई हैं, वहां पर आप जाके अपना घूम कर देख कर आओ, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है। कब लॉन्च हुआ है? 15 जनवरी आर्मी डे के दिन। किसके द्वारा किया गया है? डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। क्यों किया गया है? ताकि इसकी मदद से ये बेसिकली जो अटारी बॉर्डर सेरेमनी हो रही है, इस तरीके के जो सक्सेसफुल आपके कह सकते हैं जो एक एक्सपेरिमेंट है, इसी को जो है आपके फॉरवर्ड एरियाज में और हिस्टोरिक बैटलफील्ड्स जहां पर हुई थी, उस जगहों को अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में कन्वर्ट करके उसी एक्सपेरिमेंट को जो है ट्रांसफॉर्म करने की, उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। चले, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ, अच्छे से प्रिपेयर इसको करना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार ये है कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबाइंतो, ये हमारी रिपब्लिक डे की जो परेड है इस साल की, इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं। एंड ये इंडोनेशिया के चौथे प्रेसिडेंट हैं जो हमारे यहाँ रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए गए हैं। वन डे के जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें ये पूछा जा सकता है, तो अपने को याद रखना है कि इस साल जो रिपब्लिक डे की हमारी परेड है उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर कौन आया था? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबाइंतो आए थे। अगला क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि वो पहले इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे जो भारत में आए थे रिपब्लिक डे की परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर। जवाब है नहीं, इसके पहले 3 और आ चुके हैं। ये चौथे प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के जो रिपब्लिक डे की अपनी परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किए गए थे। इनके साथ ही साथ इंडोनेशियन आर्मी का एक जो कंटिंजेंट है, इंडोनेशियन आर्मी के कुछ लोग जो है, उनका भी ग्रुप जो है वो भी साथ में आ रहा है। एंड ये हमारी रिपब्लिक डे की जो परेड है इस साल की, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। विद 352 मेंबर्स, इट विल बी द लार्जेस्ट फॉरेन मिलिट्री कंटिंजेंट सो फार टू मार्च ऑन कर्तव्य पथ अलोंगसाइड इंडियन मिलिट्री। तो जैसा कि आपको पता है कि रिपब्लिक डे के दिन भारत की जो आर्मी है
उसके कई सारे कंटिजेंट्स वगैरह जो है अलग अलग हमारी रेजिमेंट्स हो गई, उनके अलग आपके जो कंटिजेंट्स हैं वो मार्च करते हैं। इसी के साथ में जनरली ये प्रथा है कि जो आपका रिपब्लिक डे का की परेड में जो आपका चीफ गेस्ट आता है, उसकी देश की आर्मी का भी एक कंटिजेंट आके साथ में जो है मार्च करता है। तो वही प्रथा इसमें भी आपका जो है फॉलो हो रही है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के साथ में इंडोनेशियन आर्मी का भी एक कंटिजेंट या एक दल आ रहा है और वो रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये जो दल आ रहा है इसमें कुल मिला के 352 मेंबर्स हैं एंड ये 352 मेंबर्स की जो इंडोनेशियन आर्मी का कंटिजेंट है, ये अब तक जितने भी आपके दूसरे फॉरेन नेशंस की आर्मीज ने हमारी रिपब्लिक डे की परेड में मार्च किया है, उसमें अब तक का सबसे बड़ा कंटिजेंट है। तो ये भी एक फैक्ट है जो अपने को याद रखना है कि अब तक का फॉरेन मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे लार्जेस्ट कंटिजेंट है जो कर्तव्य पथ पर जहां पे अपनी रिपब्लिक डे की परेड होती है उस पर इंडियन मिलिट्री के साथ में मार्च करेगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी अपने को फैक्ट जो है ध्यान रखना। अब इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो आ रहे हैं, रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के तौर पर आएंगे। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, साथ ही साथ पर्दे के पीछे और भी काफी सारी चीजें चल रही हैं, तो उनको भी डिस्कस करना जरूरी है। एंड ये कुछ न्यू जो एग्जांपल्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इसको आप मेंस में कोट कर सकते हैं। खास तौर पे अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कहीं पर आता है कि हम लोग किन किन तरीकों से अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उसमें एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है उसको बेचकर भी जो है हम लोग काफी बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी डील्स कर अपनी इकोनॉमी को एकदम से जो है रैपिड बूस्ट दे सकते हैं। उसमें आप इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं कि इंडोनेशिया वाले जो हैं ये ब्रह्मोस की जो अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है। और अभी अब पेपर में क्योंकि लिखा जा रहा है तो फिर ये फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि $450 मिलियन की जो एक डील है इस रिगार्ड में ऑलमोस्ट फाइनल हो गई। तो चीफ गेस्ट के तौर पर ही आएंगे रिपब्लिक डे की परेड में। ऑब्वियस सी बात है, इस पे फिर जो भी बातचीत और होनी होगी, अगर फैसला हो गया तो ये इस डील को जो है फाइनल करके पब्लिक कर दिया जाएगा, नहीं हुआ तो आगे फर्दर निगोशिएशन होता रहेगा। पर पॉइंट ये है कि इस तरीके की डील जो है हो रही है। एंड साथ ही साथ अब अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई, इंडोनेशिया वाले मान गए ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए, तो इसी के साथ में इंडोनेशिया दूसरा आपका जो देश है वो बन जाएगा फिलीपींस के बाद में, जिसको हम लोगों ने अपना ब्रह्मोस बेचा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने, एक तो ये ब्रह्मोस का जो मिसाइल सिस्टम है वो किसने मिलकर बनाया है, तो भारत ने और रशिया ने साथ में मिलकर इसको डेवलप किया था। सुपरसोनिक आपका एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। एंड इंडिया और रशिया के अलावा ये किसके पास में है, जवाब हो जाएगा ये आपका सबसे, एक तो हम लोगों ने फिलीपींस को इसको बेचा है और इंडोनेशिया वालों के साथ अगर डील हो गई तो इंडोनेशिया दूसरा देश है जिसको हम लोग अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बेचेंगे। इसके साथ साथ इंडोनेशिया ने और इंटरेस्ट दिखाया है कि हमारा जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है वो और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल्स हैं वो ये भी खरीदना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये डील्स होती हैं, ब्रह्मोस अगर बिक जाती है और ये लोग फिर उसको खुश होते हैं, तो बाद में शायद ये भी हम लोग सिस्टम बेच सकते हैं। और फिर वही बात है कि डिफेंस की जो डील्स होती हैं वो छोटी मोटी डील्स नहीं होती हैं, फिर वो बड़ी डील्स होती हैं, उसमें फिर मोटा पैसा कमाया जाता है। ये भी एक तरीका है जिससे हम लोग अपना एक तो मेक इन इंडिया जो है उसको भी हम लोग विस्तार दे सकते हैं। डिफेंस के सेक्टर में एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एक मेजर प्लेयर बनकर उभर सकते हैं और इससे हमारी इकोनॉमी को जो है वो भी फायदा होगा। तो इस एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहाँ से बनता ही है कि ब्रह्मोस जो है इसको हम लोगों ने किन किन को बेचा है। अभी तक हमने फिलीपींस को बेचा है ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम, और दूसरा अगर इंडोनेशिया को बेच दिया तो फिर इंडोनेशिया दूसरा हमारा ग्राहक हो जाएगा। इसका एक दो पॉइंट्स हैं जो यहां से बनते हैं, अपने को ध्यान रखना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब अगली न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगली न्यूज में हमको बात करनी है ब्लू ओरिजिन के बारे में। ब्लू ओरिजिन क्या है, तो ब्लू ओरिजिन एक अमेरिकन स्पेस टेक्नोलॉजी की कंपनी है जिसको अमेजॉन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस ने बनाया है, या फिर यूं बोलना चाहिए कि जेफ बेजोस जो अमेजॉन कंपनी के फाउंडर हैं उन्होंने एक और कंपनी जो है उसको शुरू किया था जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। अब ये न्यूज में क्यों है, तो जवाब है इट लॉन्च्ड इट्स न्यू ग्लेन रॉकेट ऑन इट्स फर्स्ट मेडन फ्लाइट सक्सेसफुली सेंडिंग अ प्रोटोटाइप इन ऑर्बिट। तो इन्होंने अपना एक पहला जो अपना मेडन जो स्पेस फ्लाइट है, अपना पहला जो रॉकेट है लॉन्च किया है, और उसने जो भी इनका प्रोटोटाइप या सैटेलाइट या जो भी चीज थी उसको सक्सेसफुली उसके ऑर्बिट में जो है जाके स्थापित कर दिया है, सक्सेसफुली उसकी कक्षा में जो है स्थापित कर दिया। अब ये जो न्यू ग्लेन रॉकेट है इसको अमेरिका, इट इज नेम्ड आफ्टर फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट अर्थ। अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो पहले अमेरिकन थे उनका नाम था ग्लेन, उसके नाम पर जो है इस रॉकेट का नाम न्यू ग्लेन रखा गया है। एंड इसने क्या किया है, जो भी इनका प्रोटोटाइप था वो लेकर आपका अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष की कक्षा में इसको स्थापित कर दिया है। अब ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे एक बात क्लियर हो गई है कि आपके इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, जो अभी तक ये सारा काम कर रही है, इसरो नासा जो है उनकी जितने भी आपकी मैक्सिमम फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको या मैक्सिमम जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह की लॉन्चिंग है उसका ठेका अभी तक स्पेस एक्स के पास में जाता है। तो स्पेस एक्स की आप एक तरह से कह सकते हैं स्पेस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो एक मोनोपोली बनी हुई है।
ठीक है। अब फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास में प्राइवेट सेक्टर में एक ही आदमी है, अगर वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक ही आदमी अवेलेबल है और उसकी मोनोपोली है, तो फिर वो अपनी मन मर्जी से जो है उस काम को करने के लिए कुछ भी चार्ज कर सकता है, अपनी मन मर्जी से जो है वो काम कर सकता है, और इसके चलते अगर आपकी उससे नहीं बन रही है तो फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कल को नासा और एलॉन मस्क के बीच में पेमेंट को लेकर या किसी भी बात को लेकर विवाद हो जाए, और नासा वालों को अपनी एक सैटेलाइट अगर लॉन्च करवानी है, वो डिले कर दे, उसको लॉन्च करने से मना कर दे, तो अब एक तो यह है कि उसको खुद लॉन्च करने में काफी ज्यादा खर्चा होगा, जो इलॉन मस्क कम पैसों में कर देता है। दूसरा, पता चला कि वो लॉन्च वगैरह जो है करने में, अब आपको जो टेक्निकल नो हाउ और वो बाकी सारी चीजें हैं, अब वो सारी व्यवस्था करने में आपको महीनों का टाइम लग जाए। तो इस तरीके की चीजें जो है, मोनोपोली अगर किसी एक व्यक्ति की बन जाए तो नुकसानदायक हो जाता है। बट कल को अगर लेट्स से स्पेस एक्स वालों के साथ में नहीं बनी, तो ये जेफ बेजोस की जो कंपनी है ये हो गए, या और भी दूसरी जो कंपनीज हैं, अगर वो स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में आ जाती हैं, तो फिर उसकी मदद उनसे भी फिर जो है काम करवाए जा सकते हैं। प्लस कंपटीशन बढ़ता है तो किसी भी सेक्टर में जो है ग्रोथ आती है, कंपटीशन बढ़ने के चलते दाम कम होते हैं। तो कल को अगर 5-7 इस तरीके की स्पेस कंपनीज आके खड़ी हो जाती हैं, तो इससे फायदा ये होगा कि जो स्पेस आपका जो भी आपका ऑर्बिट में अगर कोई भी सैटेलाइट अगर आपको लॉन्च करवानी है, कोई भी स्पेस फ्लाइट अगर आपको लेनी है, उसके दाम और ज्यादा कम हो जाएंगे, और ज्यादा जो है वो चीज अफोर्डेबल हो जाएगी। तो इसके चलते ये ब्लू ओरिजिन कंपनी का ये जो पहली बार अपना सक्सेसफुल मिशन जो है लॉन्च करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आगे जैसे जैसे सक्सेसफुल होगी वैसे वैसे स्पेस में जो प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है उसके और ज्यादा बढ़ने के चांसेस यहाँ से बनते हैं। न्यू ग्लेन इज डिजाइन फॉर मल्टीपल फ्लाइट्स एंड एम्स टू कम्पीट विद स्पेस एक्स फैल्कन 9। तो वही बात जो मैंने कही कि ये जो रॉकेट है न्यू ग्लेन, जिसने सक्सेसफुली अपनी पहली जो अपनी फ्लाइट करी है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये मल्टीपल फ्लाइट्स ले सकता है। एक तो आपका रॉकेट ऐसा होता है जो रीयूजेबल नहीं होता। अभी तक इसरो वाले जो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि आपका रॉकेट आपने बनाया, उसको आपने सैटेलाइट माउंट करी और उसको भेज दिया, तो रॉकेट उसको कक्षा में जो भी आपकी सैटेलाइट है उसको स्पेस ऑर्बिट या अपनी कक्षा में लॉन्च करता है, और उसके बाद में वो आके समुद्र में गिर जाता है। अब एक बार अगर ये रॉकेट यूज हो गया, इसको फिर से आप यूज नहीं कर सकते, ये रीयूजेबल नहीं है। मगर इलॉन मस्क ने जो क्रांति करी है वो यही है कि उसने फैल्कन 9 जैसे रॉकेट्स बना लिए हैं, जो सैटेलाइट को लॉन्च कर वापस आ जाते हैं, और वापस उनको जो है लैंड करवा सकते हो धरती पे, और फिर आप उसको अगली सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए अमेजॉन की ये आपके जो जेफ बेजोस हैं, इनकी जो न्यू ग्लेन कंपनी है, इनकी जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है, इन्होंने जो न्यू ग्लेन आपका रॉकेट लॉन्च किया है, ये भी मल्टीपल फ्लाइट्स ले सकता है। यानी कि ये जाके इसने अपनी जो भी आपकी सैटेलाइट उसे कक्षा में स्थापित किया है, ये वापस धरती पर आ गया है, फिर आप एक सैटेलाइट लगाकर उसको फिर लॉन्च कर सकते हो, फिर वापस आ सकता है। तो इस तरीके की मल्टीपल फ्लाइट्स ले सकता है, और इस तरह से स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 है वो भी ये काम कर सकता है। अब उसके साथ में जो है कॉम्पिटिशन इनका आके खड़ा हो गया। अब एक बार क्योंकि न्यू ग्लेन की अब ये जो आपकी मेडन जो फ्लाइट थी वो सक्सेसफुल हो गई है, उसका मिशन अकम्प्लिश हो गया है, जिस काम के लिए उसको बनाया गया था उसने पूरा किया है, कि वो सैटेलाइट को लेकर गया, प्रोटोटाइप वगैरह को उसने अपनी कक्षा में स्थापित किया, और वो वापस धरती पर आ गया। अब ये काम करने में क्योंकि ये कामयाब हो गया है, तो इस तरीके की अब इस साल वो 6 से 8 के करीब जो है इस तरीके के लॉन्चेस और करेगा, और जैसे जैसे फिर ये लॉन्चेस सक्सेसफुल होते जाएंगे, तो न्यू ग्लेन की तर्ज पर और ज्यादा रॉकेट्स बनेंगे, और ज्यादा ये कंपनी अगर आपका एक्सपैंड करती है, तो इलॉन मस्क की जो आपकी स्पेस एक्स है, इसको कहीं ना कहीं और ज्यादा कॉम्पिटिशन हमको देखने के लिए मिलेगा। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 18 जनवरी 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।